हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में मैं आपकी हिंदी एजुकेटर आपके लिए लेकर आती हूँ सब्जेक्ट हिंदी और क्लास आज की हमारी है 12th। तो क्लास 12th में मैं करा रही हूँ हिंदी कोर। याद रखिए, दो सिलेबस हैं, कोर और इलेक्टिव। आज करा रही हूँ कोर को। कोर की हमारी दो बुक हैं, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। एक तृतीय बुक भी है, अभिव्यक्ति और माध्यम, लेकिन वो एक ऐसी बुक है जो कोर और इलेक्टिव दोनों में कंबाइंड चलती है, तो डोंट वरी, उसको भी लेकर आऊंगी मैं। लेकिन आज हम जो लेकर आए हैं वो है आरोह भाग 2, जो पुस्तक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। ये बुक की शुरुआत हमारे काव्य खंड से होती है, जिसके आज हम तृतीय अध्याय पे हैं। तृतीय अध्याय है हमारा कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। ये 2 कविताएं हैं इस पाठ में। इनको हम 1 शॉट में समझ चुके हैं, साथ ही एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर चुके हैं। आज लेकर आई हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज। तो चलिए करना शुरू करते हैं। किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज करें उससे पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसका हमें पूरा का पूरा सब कुछ पढ़ना है। खासतौर से काव्य थोड़ा सा एमसीक्यूज पर्पस से थोड़ा टफ हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए, कोई भी आप चैप्टर ले रहे हो, हम गद्य काव्य दोनों की बात कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर ले रहे हो, अगर वो गद्य का है तो लेखक परिचय रहेगा और काव्य का है तो कवि परिचय रहेगा। अब उसके अंदर उनकी कृतियां आती हैं, रचनाएं आती हैं, उनकी काव्यगत विशेषताएं आती हैं, पाठ प्रवेश आता है। फिर उसके बाद जो भी हमारे अंदर पद, दोहे या कविता जो कुछ भी दी गई हैं, उस कविता को समझना अर्थ से, फिर उसके आश्रय को समझना। अर्थ क्या होता है, जो लाइन बाय लाइन लिखा है उसका अर्थ हो गया। आश्रय यानी कि उसके पीछे हिडन रूप से कवि क्या कहना चाह रहा है वो समझना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है जो हमारे लिए समझना जरूरी हो जाता है काव्य में। तो सारी की चीजें जब हम समझ लेते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जाए दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाँ, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है कि वो अर्थ पूछ रहा है कि आश्रय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है, यानी कि इस कविता को लिखने वाले कवि कौन है। ऑप्शन है कुंवर सिंह, कुंवर प्रसाद, कुंवर प्रकाश या कुंवर नारायण। तो हम सभी को पता है कि इसको लिखने वाले हैं कुंवर नारायण जी। ठीक है ना, क्लियर है, हम सभी को पता है। अच्छा, एक चीज और, हमें आंसर लाख पता हो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ो हमें 100% श्योर है कि आंसर वही है, लेकिन तब भी जो ऑप्शंस दिए हैं उन्हें पढ़ना कंपलसरी है। सारे जितने 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शंस को पढ़िए ध्यान से, क्योंकि ये आदत डालना जरूरी, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो हमें घुमा सकते हैं, तो उस घुमाव से हमें बचना है। चलिए आगे देखते हैं। कविता किसके बहाने एक उड़ान है। अब किसके बहाने, अतीत, बालक, चिड़िया या प्रेमिका। कविता किसके बहाने एक उड़ान है, तो इसका ऑप्शन है कविता जो है चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। जैसे चिड़िया उड़ती है, ठीक है, अब चिड़िया के उड़ने पे भी तो कविता लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है ना, तो वही बहाना हुआ। अब कविता इसी बहाने लिख ली गई, लेकिन उसमें उन्होंने बताया ना क्या है, कविता किस बहाने उड़ान भर सकती है, कविता उड़ान भर सकती है जैसे चिड़िया उड़ रही है उसी के बहाने, लेकिन उसकी सीमाएं कहीं आगे तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता फूलों के बहाने क्या है, गिनना, खिलना, मुरझाना या उगना। तो फूलों के बहाने क्या है, वो है खिलना, कि जिस तरीके से फूल खिलता है उसी को प्रेरित होकर एक कविता का जन्म भी हो जाता है। भाई एक फूल का खिलना कवि ने देखा, अब जैसे आपने बोला ना कि चिड़िया के बहाने कैसे है उड़ना और फूल के बहाने है कैसे लिखना। जैसे एक फूल खिला, सपोज एक फूल खिला, अब फूल खिलने पर क्या हुआ कि एक कवि ने देखा कि भाई फूल खिल रहा है, उसकी मध्यम मध्यम गति से खिलना, उसकी कोमलता, उसकी सुगंध, इससे हमारे कवि बड़े प्रेरित हुए और उसी के बहाने उन्होंने एक कविता लिख डाली। तो फूल के खिलने के बहाने ही एक कविता का भी खिलना हो गया। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है आपके पास में, कविता किसके बहाने खेल रही है, किसके बहाने खेल रही, बच्चे के, खिलौने के, पेंच के या भाषा के। तो जाहिर सी बात है जो कविता है वो बच्चे के बहाने खेल रही है, जिस तरीके से बच्चा खेलता है उसी पे कविता। अब बच्चों के खेलने पर भी लिखी जाती नहीं। अब जैसे इससे पहले वाली कविता पतंग,
पतंग हमने किस पे लिखी थी? कवि जो लिखे थे वो किस पे लिखे थे? आलोक धनवा जी ने बच्चों के खेलने पर ही उन्होंने पूरी कविता लिख डाली। टॉपिक पतंग जरूर रखा, लेकिन वो पूरी बात किस पे कर रहे थे? वो कर रहे थे बच्चों के खेलने पे, करा ना उन्होंने खेलने पे। तो इस तरीके से बच्चों के खेलने पर भी कविता लिखी जा सकती है। सब घर एक कर देने का आश्रय क्या है? भेदभाव नहीं रखना, तोड़ फोड़ करना, सीमा में रहना या शोर मचाना। तो सब घर एक कर देने का माने, सब घर एक कर देना मतलब सारे घर तोड़ के एक कर देने का तात्पर्य नहीं है। यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि वो सारे घर में वो आते जाते हैं बिना किसी भेदभाव के। उसी तरीके से कविता भी कैसे लिखी जाती है? बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि बच्चों की तरह ही कविता है। कविता जैसे चंचल होती है, बच्चे चंचल होते, उसी तरीके से कविता है। तो बच्चे भी बिना भेदभाव के खेलते हैं और कविता भी बिना भेदभाव के लिखी जाती है। तो सब घर एक कर देने का तात्पर्य है भेदभाव नहीं रखना। नेक्स्ट आते हैं, बात सीधी थी पर कविता के कवि हैं। अब इस कविता के कवि कौन है? कुंवर प्रकाश, कुंवर नारायण, कुंवर प्रसाद या कुंवर सिंह? जाहिर सी बात है दोनों कविताएं ही हमारी कुंवर नारायण जी ने लिखी है, चाहे बात सीधी थी या कविता के बहाने। तो इसका सही ऑप्शन है आपका कुंवर नारायण। नेक्स्ट आते हैं, सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई थी? किसके चक्कर में फंसी थी? भाव के, छंद के, अलंकार के या भाषा के? तो किसके चक्कर में फंसी? वो फंसी आपके अलंकार के चक्कर में। अब आप इसमें देखिए, अब आ गया ना चक्कर आपको। ऑप्शन है वो फंसी तो भाषा के चक्कर में थी, लेकिन यहां हमने अलंकार क्यों बोला? देखिए तात्पर्य ये है कि भाषा जो है वो अलंकारों से सुसज्जित करने के चक्कर में बात फंस गई थी। इसी तरीके से मैं बोलती हूँ ना, हमको लाख आंसर पता हो, हमें ऑप्शंस पढ़ने हैं। हमने आपको कविता समझाते समय भी ये चीज बोली थी कि बात जो थी वो भाषा के चक्कर में फंसी थी, लेकिन भाषा ऐसी नहीं, भाषा में हमने बहुत सारे वाक्यांशों, शब्दों, अलंकारों का इस्तेमाल किया। भाषा को सजाने के लिए ऐसे मुश्किल शब्दों का जो है प्रयोग किया जिसके चक्कर में बात फंस गई। इसीलिए यहां पर दो ऑप्शन ऐसे थे जो आपके सिमिलर थे। भाषा के चक्कर में फंसी थी, लेकिन मेन पॉइंट क्या था कि उसने भाषा में ऐसे अलंकारों का इस्तेमाल किया जिसके चक्कर में वो फंसती चली गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कवि किसे पाने की कोशिश करता है? बात को, पेज को, कील को या कलम को? तो वो किस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं? वो बात को पाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात उन्होंने अलंकारों का प्रयोग करके भाषा को इतना मुश्किल कर दिया कि जो मेन बात थी वो उससे हटकर वो कहीं से कहीं पहुंच गए। अब वो चाहते हैं कि उन्होंने जिस बात या जिस मुद्दे के लिए ये बात कहनी, कविता लिखनी या भाषण देना शुरू किया था, वो उस पर वापस आ जाएं। तो किस बात की पाने की कोशिश कर रहे थे? वो मेन पॉइंट यानी उस बात को पाने की कोशिश कर रहे थे जिसके कारण वो ये बात कह रहे हैं। नेक्स्ट है, बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? व्यर्थ हो गई, अनग्ल हो गई, पेचीदा हो गई या सहज हो गई? तो बात बाहर निकलने की अपेक्षा और भी ज्यादा पेचीदा हो गई, मुश्किल हो गई। यानी कि उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो घूम फिरकर जो है इधर उधर तोड़ मरोड़ के वापस बात तक पहुंचे, लेकिन उस तोड़ मरोड़ के चक्कर में बात और ज्यादा पेचीदा, और ज्यादा मुश्किल होती चली गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने बात को कहने के लिए इतने मुश्किल शब्दावली का इस्तेमाल कर लिया जिसमें वो कहीं के कहीं पहुंचते ही जा रहे थे। नेक्स्ट है, कवि क्या करतब कर रहा था? क्या करतब कर रहा था? मेज पर पेच ठोक रहा था, बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था, नाटक कर रहा था, लोगों को बात समझा रहा था। तो कवि क्या करतब कर रहे थे? कवि जो हैं वो बात को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। अर्थात जो बात उन्होंने शुरू करी थी उस बात को जो है उन्होंने बहुत ज्यादा अलंकृत किया, बहुत ज्यादा सजाया, और सजाते सजाते वो बात के मेन पॉइंट से हटके कहीं पहुंच गए। अब उन्होंने क्या किया? बात को सुलझाने की कोशिश, पूरी कविता में आप यही देख रहे हो ना, वो वापस उस बात पर आने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है, बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी? खिलौने के समान, खिलाड़ी के समान, बच्चे के समान या भाग्य के समान? लास्ट की पंक्तियां थी। तो बात कैसे खेल रही थी? वो एक बच्चे के समान उनसे खेल रही
थी। तो देन जैसे बच्चा होता है ना, हम लोग से खेलता है, बात उन्हीं तरीके से वो पकड़ने की कोशिश करे कि हम बात पे वापस आ जाएं, वो उनसे फुर्र से भाग जाए। इसी तरीके से बच्चों को पकड़ने की कोशिश करो तो कैसे इधर से उधर भागता रहता, उसी तरीके से खेल रही थी। बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? स्पष्ट होना, तर्कपूर्ण होना, प्रभावपूर्ण होना, प्रभावहीन होना। तो क्या बात की चूड़ी मर जाने से तात्पर्य है बात का प्रभावहीन हो जाना। अर्थात अब कैसे इसको समझाइए, जैसे पेच होता है, पेच की चूड़ी मर गई तो तब तो वो पेच बेकार हो गया, वो तो पेच रहा नहीं। उसी तरीके से जब जो बात हम कहना चाह रहे हैं उसकी चूड़ी यानी कि उसकी जो मेन पॉइंट है, अगर हम उससे हटके कहीं और चले जाएं तो क्या होगा, वो बात प्रभावहीन हो गई। बात की चूड़ी मर जाना ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है प्रभावहीन होना। बात की पैच खोलना प्रतीक से स्पष्ट कीजिए। बात की जो पेच खोलना है इसमें से किससे मैच कर रहा है? स्पष्ट होना, समझ ना आना, उलझ जाना या बहस करना। तो बात की पेच खोलना जो प्रतीक है वो है आपका स्पष्ट होना, यानी कि जो पेच है वो खोल दिए, यानी कि पूरी तरीके से बात हमने स्पष्ट रूप से आपको कह दी, घुमा फिरा कर नहीं बोली, मैंने सीधे आपसे बोल दी है। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात क्या है? बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना है बात समझ जाना, बात तर्कपूर्ण होना, बात समझ नहीं आना, बात प्रभावी होना। तो बात शरारती बच्चे की तरह खेलने का तात्पर्य है बात समझ नहीं आना। कोई ऐसी बात जब हमें समझ नहीं आती है तो हम कहते हैं जैसे शरारती बच्चा है, हमें पकड़ में नहीं आ रहा है, उसी तरीके से बात क्या है हमारी समझ में नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा में अलंकार है। अब इसमें कौन सा अलंकार है? मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या यमक अलंकार। तो इसमें जो अलंकार है वो है आपका उत्प्रेक्षा। मुझे पसीना पोंछकर मानो उसने देखा, तो मतलब सपोज करने के लिए पूछा बोला गया है ना ये, तो यहां पर इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट है, कुंवर नारायण का जन्म किस सन में हुआ? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, मैं इसीलिए मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि जब हम कभी भी कोई चैप्टर रेडी कर रहे हैं तो लेखक परिचय, उनकी रचनाएं, उनका जो काव्यगत विशेषताएं, पाठ परिवेश कुछ सब कुछ पढ़ना है। तो अब यहां पर आप ये देख रहे हो कि ये वाला जो प्रश्न है, कुंवर नारायण का जन्म किस सन में हुआ, ये प्रश्न हमसे कहां से पूछा गया है? कवि परिचय से, है ना। तो कवि परिचय हमने पढ़ा होगा तभी तो उसका आंसर दे पाएंगे, तो इसीलिए बोल रही हूं कवि परिचय सब कुछ पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ क्या दिया है, कुंवर नारायण का जन्म किस सन में हुआ? सन 1926, सन 1927, सन 1928 या सन 1929। तो उनका जन्म हुआ है सन 1927 में। आगे आते हैं, कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। अब ये प्रश्न कहां से आया? ये इसी चैप्टर में लेखक परिचय के बाद उनकी कृतियां, उनकी रचनाएं दी गई हैं, वहां से आएगा। तो प्रबंध काव्य कौन सा है? रश्मि रथी, उर्वशी, आत्मजयी और कामायनी। अगर आपने पढ़ा है तो आपने अब तक आंसर दे दिया होगा। ये इसका सही ऑप्शन है आत्मजयी। नेक्स्ट है, कुंवर नारायण को किस कवि नाम से सम्मान मिला है? अब उन्हीं के नीचे जहां आप कृतियां है उसी के नीचे आप उनको उनके सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी देखेंगे जो उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन से कवि के नाम से पुरस्कृत किया गया है? तुलसी, सूरदास, रैदास या कबीर? तो सही ऑप्शन है उनको जो है वो कबीर के नाम से सम्मानित किया गया है। कविता के बहाने कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? अब सबसे पहले काव्य संग्रह का मतलब आप समझो। देखिए कवि जो होते हैं वो बहुत सारी रचनाएं लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। अब उसी तरह बहुत सारे वो कहानियां भी लिखते हैं, वो उपन्यास भी लिखते हैं। तो उपन्यास तो पूरा अपने आप में एक बुक हो गई। अब कहानी लिखे, जैसे इन्होंने बताया कि कविता, उन्होंने कई कविता, यहाँ से उनकी 2 कविताएं तुम्हारे सामने उपस्थित ही हैं।
तो उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। तो अब बहुत सारी कविताएं अलग अलग नहीं छपती, एक बुक होती है, उसी के अंदर उनकी कुछ बुक, जैसे मान लीजिए उन्होंने करीबन 1000 कविताएं लिखी, तो 500 एक बुक में छपा दी गई, 500 दूसरी बुक में छपाई, तो वो कविता संग्रह कहलाता है और उस कविता संग्रह का नाम दिया जाता है। तो उसी तरीके से कविता के बहाने जो हमने कविता पढ़ी है वो उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों कोई दूसरा नहीं, अपने सामने या चक्रव्यूह। तो इसका सही ऑप्शन है आपका इन दिनों से लिया गया है। अब ये क्वेश्चन कहां से आया? ये क्वेश्चन आपका आया जहां पर पाठ प्रवेश या पाठ परिचय जो रहता है, कविता से जस्ट पहले जो रहता है, उसमें ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास में रहती है। नेक्स्ट आते हैं, बात सीधी थी पर कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? अब आप दूसरी कविता बात सीधी थी किस काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों कोई दूसरा नहीं, अपने सामने या चक्रव्यूह। तो दूसरी कविता बात सीधी थी, वो लिया गया है कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से। देखिए दोनों कविताएं अलग अलग काव्य संग्रह से ली गई हैं। नेक्स्ट आते हैं, कविता किसका खेल है? किस चीज का खेल है? बच्चों का, चिड़िया का, शब्दों का या फूलों का? तो कविता किसका खेल है? कविता जो वो खेल है वो बच्चों का खेल है लेकिन ये हमने किस में पढ़ा है? बच्चों का खेल हमने ये बुक में पढ़ा है, लेकिन लिटरली क्या आप देखोगे वो क्या है? वो शब्दों का ही खेल है। जैसे बच्चे खेलते हैं उसी तरह कवि शब्दों से खेल कर कविता का निर्माण करता है। तो आप ये जैसे मैंने अभी तुरंत बोला ना, बच्चों का खेल है, क्यों? क्योंकि हमने तो देखा है कि कविता के साथ, कवि के साथ ऐसे ही खेल रहा था जैसे बच्चा खेलता है, लेकिन कवि यहाँ पे कविता किसका खेल है? कविता जो है वो खेल कवि का होता है, और कवि किस चीज से खेलता है? शब्दों से खेलता है। इसीलिए बोल रही हूं सारे ऑप्शंस आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं, बात सीधी थी पर में किसकी सहायता की बात कही गई है? किसकी सहजता की बात कही गई है? व्यक्ति की, समाज की, देश की या भाषा की? तो यहां पर बात करी जा रही है वो है भाषा की सहजता की, यानी कि भाषा बहुत ही सरल और सहज हमें रखनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? रसिक व्यक्ति, चिड़िया, कवि या समीक्षक? तो सही क्या है? कौन नहीं जान सकता? कविता के अकॉर्डिंग जो है वो चिड़िया की उड़ान को नहीं जान सकती चिड़िया, यानी कि कविता कितना उड़ान भर सकती है ये चिड़िया कभी नहीं समझ सकती। यही तो हमारी कविता में लिखा गया है, उसको समझना चिड़िया के बस का नहीं है। प्रश्न संख्या 24 है, कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है। अब कविता पंख लगाकर उड़ती है, इसका क्या तात्पर्य है? व्यर्थ लिखना, शब्द अर्थ में विसंगति होना, कल्पना करना या स्पष्ट करना? तो यहां पर कविता का पंख उड़ने से तात्पर्य है कल्पना करना। कविता जो है कविता के तो पंख होते ही नहीं, कविता किसके सहारे उड़ती है? कल्पना के सहारे उड़ती है। वो हम कह रहे हैं कवि अगर ये सोच ले कि वो एक तारे पर निवास करता है तो वो उस पे ही पूरी कविता लिख डालेगा। वो चांद पर निवास करता है, वो चांद पर गया, वो उस पे कविता लिख देगा। तो कहाँ है ये? तो कल्पनाओं के सहारे। पॉसिबल है कि हम चांद पे जाकर एक घर बनाए और वहां रहे? पॉसिबल नहीं। ना ही हम तारे पे जाके कोई घर बनाकर रह सकते हैं, नहीं ले सकते ना। कोई बोले कि हम सूरज की आग में हम पकौड़े तलेंगे, इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। लेकिन उसने कविता लिख दी तो क्या होगा? यानी कि वो कल्पनाओं के सहारे ये सारे काम कर रहा है। तो कविता किसके पंख लगा रही है? वो जो है कल्पना के पंख लगा रही है। नेक्स्ट है, बिना मुरझाए महकने के माने से अलंकार है। अब यहां पर क्या है? बिना मुरझाए महकने के माने अलंकार। ऑप्शन देखिए, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। अब आप यहां पर देख रहे हैं मुरझाए का मां, महकने का मां और माने का मां, इसके कारण यहां पर कौन सा अलंकार हो रहा है? वो है अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो और जो काव्य पंक्तियों में चमत्कृत पैदा कर दे, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां सीधे सीधे कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? बात बाहर निकले इसकी अपेक्षा वो किस तरीके की हो गई थी? पेचीदा, सरल, बक या व्यर्थ? तो यहां पर बात बाहर निकलने की अपेक्षा जो है वो पेचीदा हो गई थी, यानी कि बात अपने पॉइंट तक पहुंचे उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन बात क्या है? और ज्यादा उलझती जा रही थी, और ज्यादा पेचीदा यानी कि मुश्किल होती चली जा रही थी।
आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी होती? आडंबरपूर्ण मतलब अब जैसे हम ये दिखाएं कि नहीं हम भाषा के बहुत ज्यादा ज्ञाता हैं, तो हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल शब्दावली का इस्तेमाल करें तो क्या होगा? यहां पर हम आपको दिखाने की तो कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात को समझाने की हम कोशिश थोड़ी ना कर रहे हैं। हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे नहीं हम बहुत सारे शब्दों को जानते हैं, तो हम बहुत डिफिकल्ट शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या, आडंबर का मतलब क्या होता है? दिखावापूर्ण, यानी कि आपको हम दिखावा कर रहे हैं। तो वही चीज, आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी होती है? अस्पष्ट, स्पष्ट, सहज या सुंदर। तो वो उससे क्या होती है, जब हम मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाले को हमारी बात अस्पष्ट ही रह जाएगी, हम उसे स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए अभी हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं, अब हिंदी में ही बहुत मुश्किल शब्दावली का इस्तेमाल करने लगे तो क्या आपको मेरी बात समझ में आएगी? बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो यहां तो मैं अपने ज्ञान का बखान करने पर लग गई है ना, कि हाँ नहीं मैं इतनी ज्यादा अच्छे से जानती हूं, तो वो दिखावा हुआ मेरा, और मैं अपनी बात जो आपको समझाना चाह रही थी वो आपकी समझ में नहीं आई। तो नतीजा क्या हुआ? वो एक अस्पष्ट शब्दावली का हमने, यानी कि आपको अस्पष्ट रह गई वो बात। प्रश्न संख्या 28 है, कुंवर नारायण किस संवेदना के कवि हैं? अब ये क्वेश्चन भी आपको कवि परिचय से ही मिल जाएगा। किस संवेदना के कवि माने जाते हैं? ग्रामीण, नागर, दलित या व्याकरण? तो वो माने जाते हैं नागर संवेदना के। किसके? नागर संवेदना। ध्यान रखिए, इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रही हूं कि कवि परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताएं, उनकी रचना, कृतियां, पाठ प्रवेश बहुत जरूरी है पढ़ना। इससे संबंधित आपसे अति लघु प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है आपके लिए। प्रश्न संख्या 29 है, बात सीधी थी पर में कवि ने किस पर बल दिया है? वो किस चीज पर जोर दे रहे हैं? भाषा की जटिलता, भावों की सरसता, भाषा की सहजता या भावों की गरिमा? अब वो किस चीज पर दे रहे हैं कि क्या चीज जो है वो होनी चाहिए? वो है आपकी भाषा की सहजता। यानी कि जब भी आप कोई बात किसी को समझाना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे, कविता लिखना चाह रहे, भाषण कह रहे, कुछ भी आप करो, हमेशा भाषा को सरल और सहज रखो, क्योंकि आपको सुनने या पढ़ने वाला व्यक्ति हर वर्ग का हो सकता है। इसलिए भाषा को कभी भी बहुत ज्यादा हमें डिफिकल्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम डिफिकल्ट करेंगे तो सामने वाले को हमारी बात समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए भाषा को हमेशा सहज रखना चाहिए। अच्छी कविता का बनना सही बात का सही किस से जुड़ना है? अब क्या है? अच्छी सही बात का सही किस से जुड़ना है? किसकी जगह आएगा? व्यक्ति, संस्था, अर्थ या शब्द? तो सही, अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना है। यानी कि हम अगर कोई सही बात कहना चाह रहे हैं तो हमें उसके लिए सही शब्दों को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सही शब्द नहीं लेंगे और मुश्किल शब्द लेंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला उस बात को समझ ही नहीं पाएगा। तो देखिए हमने किस तरीके से आपको इस पार्ट के एमसीक्यूज क्लियर करा दिए। तो इसी तरीके से अभी हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। इसी पार्ट के नेक्स्ट स्टेप को हम जानेंगे, वो है हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस रहेंगे जो हमने अभी तक नहीं पढ़े, यानी कि हमारी एनसीईआरटी बुक से के जो क्वेश्चंस है वो तो हम पढ़ चुके, लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं, उनसे अलग हटके बनाए गए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इस पूरी कविता और आंसर्स बनाने की कला को पूरी तरीके से और ज्यादा निखारेगा। आंसर बनाने की कला में सब एक ही चीज है, जितने अच्छे आंसर्स पढ़ेंगे उतनी अच्छी चीजों को आप लिखना सीख पाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।